हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी वुमेन है उनका रोल किस तरीके से है। अगर हम देखें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। और इसके अंदर जो हमारे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया था कि जो फीमेल है यानी कि जो महिला साइंटिस्ट हैं और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इनका किस तरीके से योगदान रहा था, तो इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया गया हमारे रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल के अंदर। तो प्लीज़ पूरा सेशन आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपके डाउट होते हैं, कोई भी आपके कमेंट होते हैं, कोई भी आपके सजेशंस होते हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय फीमेल इन अ चंद्रयान 3 मिशन। तो सबसे पहले तो आपसे यहाँ से पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है वो किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि डॉक्टर टेसी थॉमस जो है वो हमारे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया होती है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हमारी होती है रितु खारिदल। और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था इसके ड्यूटी प्रोजेक्टर डायरेक्टर कौन थे, तो हम बोलेंगे कल्पना के जो है वो हमारे ड्यूटी प्रोजेक्टर डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 जो है वो होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन रहा था, इस मिशन के अंदर इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, या फिर जो हमारी इसरो है उसके इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि किसी दो महिला साइंटिस्टों ने किसी इतने बड़े प्रोग्राम को लीड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के अंदर, और कुछ हमारे फीमेल साइंटिस्ट को भी किसी निकनेम से जाना जाता है, वो भी हमने देख लिया। ये जो चीज़ें हैं वो पेपर 1 के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेटस ऑफ वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, अभी ये जो हमारी स्टेटस ऑफ वुमेन है ना, जो हमारी स्टीम होती है, स्टीम का मतलब क्या होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर जो हमारी वुमेन है इनका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहला स्टेटस की अगर हम बात करें तो हमारी एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि जो इंडिया के अंदर लगभग 27% जो वुमेन है वो क्या करती हैं, स्टेम के अंदर अपने काम को करती हैं। यानी कि हमारा जो वर्क फोर्स है इंडिया के अंदर, और जो वो वर्क फोर्स है उसका वर्क फोर्स के अंदर जो 27% हमारी जो इंडियन फीमेल है वो क्या करती हैं, स्टीम वर्कफोर्स, यानी कि ऐसे वर्कफोर्स जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के काम होते हैं, वहां पर ये लोग काम करती है। और यही अगर मैं बात करूं तो जो हमारे वुमेन है ना, अगर मैं उनका परसेंटेज लेता हूं नॉन स्टीम वर्कफोर्स में, यानी कि ऐसे वर्कफोर्स जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की बात नहीं होती, वहां पर हमारा ये वुमेन का जो रेशियो है वो 32% का हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक डाटा जो है वो ये कहती है कि जो रिसर्च है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिसर्चर्स हैं वुमेन के अंदर, यानी कि वुमेन रिसर्चर्स जो हैं उसमें मात्र 33% हमारी वुमेन रिसर्चर्स हमें पूरे दुनिया के अंदर यानी कि वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती हैं। तीसरा जो हमारा डाटा है वो हमें ये बताता है कि जेंडर गैप इन स्टीम एजुकेशन, यानी कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की ब्रांच है इसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि ग्लोबली आप देखेंगे कि 18% जो गर्ल्स हैं वो क्या करती हैं अपनी एजुकेशन के अंदर स्टीम सब्जेक्ट, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स को चूज करती हैं। जबकि बॉयज जो हैं वो 35% ऐसे होते हैं जो कि स्टीम सब्जेक्ट को चूज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई, तो एआई के अंदर कंट्रीब्यूशन हमें ये देखने को मिलेगा कि जो वुमेन है वो लगभग 22% जो है वो ऐसी प्रोफेशनल जॉब करती हैं जिसमें कि एआई की मदद ली जाती है, या फिर जो एआई वाली जॉब होती है उसके अंदर मात्र हमारी 22% ही वुमेन जो है वो काम करती है। और ऐसे हमारी वुमेन जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो कितनी है, मात्र 28% है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा स्टेटस है, ये हमें दिखाता है कि जो हमारी वुमेन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर कितनी ज़्यादा पीछे है, या फिर कितने ज़्यादा भी इनको और डेवलप करना होगा ताकि वो जा करके मैन की बराबरी कर पाए। तो ये हमारे स्टेटस है। अब देखो स्टेटस जब हमें पता चलता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन है ना, अगर वो स्ट्रीम में होता तो फिर क्या होता, इसका महत्व क्या होता। सबसे पहला तो हमारा महत्व ये होता कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो बढ़ जाती। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बस एक्चुअली जो हमारे एक मैकेंसी साहब है उन्होंने कहा था कि जब हम क्या करते हैं भारत के अंदर जो वर्क फोर्स है जिसके अंदर वुमेन
कम पार्टिसिपेट करती हैं, अगर वो भी मेन के इक्वल पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो इंडिया की जीडीपी है वो कितनी बढ़ जाएगी, 10% से बढ़ जाएगी। तो ये हमारा पहला फायदा होगा, पहला सिग्निफिकेंस है अगर हम बात करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम की। दूसरा हमारा फायदा होता है जेंडर डाइवर्सिटी। देखो जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जितने से ज्यादा अगर हमारे फीमेल पार्टिसिपेशन है ना, किसी काम के अंदर जाएंगी, काम करेंगी, तो क्या होगा कि जो समाज के अंदर साइंटिफिक सोच है ना वो डेवलप होगी और हमारा जो समाज होगा वो थोड़ा साइंटिफिक होना स्टार्ट कर देगा। और हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका महत्व ये भी है कि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा जो एसटीजी गोल है ना उससे भी हम अचीव कर सकते हैं। जैसे यूएन का मानना है कि अगर वुमेन भी जो है वो काम करती है इस टीम के अंदर, तो हो सकता है कि जो एसटीजी गोल हम अचीव करना चाहते हैं ना, वो हम वुमेन के माध्यम से और भी इजिली और भी जल्दी क्या करेंगे, इस गोल को अचीव कर लेंगे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। देखो इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग के अंदर ये होगा कि अगर वुमेन जो है वो कहीं पर पार्टिसिपेट करती है, वो भी अर्न करती है, तो वो क्या हो जाएगी, अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो जाती है, सक्षम हो जाती है, और घर के अंदर भी वो डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा बोल सकते हो एक तरीके से वो देखी जाती है, लोग उससे डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो मनी अर्न करती है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ना वो भी बढ़ जाएगी अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन को स्टीम के अंदर लेकर के आए। फिर हम बात करते हैं रीजन बिहाइंड द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टीम, यानी कि जो वुमेन है वो स्टीम के अंदर इतना ज्यादा पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाई, इसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहला तो रीजन ये आता है कि मैस्कुलिन कल्चर, यानी कि जो हमारा कल्चर है ना वो मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सोचा जाता है कि जितने भी बोल सकते हो कि एक तरीके से स्टीरियो टाइप होता है। कोई स्टीरियो टाइप का मतलब क्या होता है कि हम प्री कंसेप्ट विचारों के साथ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो फीमेल है वो क्या होंगी, या तो टीचर के जॉब के लिए अच्छी होंगी या फिर वो नर्स के जॉब के लिए अच्छी होंगी। जो हमारे मैन होंगे ना वो क्या होगा, वो बेसिकली इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो इस तरीके की जो जॉब्स होती है ना वो पहले से डिसाइड कर दी जाती है। इसमें स्टीरियोटाइप्ड बेसिकली देखा गया है, और इसके वजह से होता क्या है कि हमारा जो ये कल्चर है ना वो मस्कुलिन कल्चर है, और इसके वजह से जो वुमेन है वो उतनी ज्यादा इस स्ट्रीम के क्षेत्र में, इनके साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना करियर परस्यू नहीं कर पाती, और इसके अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन कम होती जाती है। फिर हम बात करते हैं पैवेसिटी ऑफ द फीमेल रोल मॉडल। देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फीमेल रोल मॉडल है ना वो भी काफी कम है, जिसके वजह से कोई हमारी फीमेल अगर आगे बढ़ना चाहती है, किसी से इंस्पिरेशन लेना चाहती है, तो वो इंस्पिरेशन का स्कोप काफी कम होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि अब तक लगभग 866 नोबल्स विनर हो चुके हैं, जिसके अंदर केवल 53 हमारे ऐसी वुमेन हैं जिनको कि नोबल प्राइज दिया गया है, या जिन्होंने नोबल विनर्स का खिताब जो है वो जीता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बोल सकते हो कि फीमेल रोल मॉडल है ना इनकी कमी है, और इसके वजह से एक बोल सकते हो कि अच्छा इंस्पायरेशन नहीं मिलता, और इसके वजह से जो हमारी वुमेन है या जो फीमेल वो क्या नहीं करती, वो बेसिकली हमारे स्टीम सब्जेक्ट के अंदर नहीं जा पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये भी है कि मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग। मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग क्या कहती है, ये हमसे कहती है कि आजकल के समय में ना आप ये देखिएगा कि होता क्या है कि कोई भी जो वुमेन है जो वो पढ़ रही होती है, तो उसको क्या होता है, फैमिली प्रेशर होता है उसे मैरिज करने के लिए, और बाद में जब वो मैरिज कर हो जाती है तो उसके ऊपर फैमिली की प्लानिंग की भी बोल सकते हो एक तरीके से प्रेशर आने लगता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो मैरिज एंड फैमिली प्लानिंग है ना ये भी कहीं ना कहीं वुमेन को रोकती है कि वो क्या नहीं कर सकती, स्टीम सब्जेक्ट के अंदर नहीं जा पाती, और वो कोई ऐसे बोल सकते हो जॉब ढूंढती है जिसके अंदर वो अपने फैमिली वर्कलोड को भी बैलेंस कर ले और अपना काम भी कर ले। तो इस तरीके को कहीं ना कहीं परसू करने के लिए जो हमारी वुमेन है ना वो स्टीम सब्जेक्ट को नहीं परसू कर पाती। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे कि बर्डन ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बर्डन ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो वुमेन है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो दोनों काम करे, या तो वो अगर नौकरी कर रही है ना तो वो नौकरी भी करे और घर का भी काम करे। ऐसा नहीं कि अगर कोई वुमेन जो है वो नौकरी कर रही है तो वो घर का काम नहीं करती, वो घर का भी काम करती है। तो ये जो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसके वजह से भी होता क्या है कि जो हमारी वुमेन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अपना करियर परस्यू नहीं कर पाती, और वो सोचती है कि देखो हमें तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और इसके लिए हमें कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसके अंदर हम क्या कर सके, इन चीजों को मैनेज कर सके, अपने वर्कलोड को मैनेज कर सके। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो बोल सकते हो जो वुमेन है या जो फीमेल है ना वो क्या करती है, जो पिंक कॉलर जॉब होती है, जैसे कि नर्स का हो गया, नर्स के अलावा डॉक्टर की हो गई, डॉक्टर के अलावा आप देख सकते हो केयर टेकर की हो गई। तो ऐसी जो जॉब्स होती है, जो टीचर की जॉब हो गई, तो ऐसी जॉब्स क्या करते हैं वुमेन बेसिकली परस्यू करते हैं, और वे अपना करियर स्ट्रीम के अंदर इनके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर नहीं परस्यू कर पाते। तो ये हमारे हो गए चैलेंजेस। अब देखो ये हमारे चैलेंजेस है, रीजन है, तो सरकार फिर क्या कर रही है। देखो गवर्नमेंट जो है ना वो चाहती है कि ये सारी चीजें दूर हो जाए, और उसके लिए सरकार ने यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये सारे जो डिसीजन है वो ले रखे हैं। इसे आप देख सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और जब भी इस तरीके के कोई भी टॉपिक्स आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो अगर ये सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आप लिखते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आपको फायदा मिलने वाला है।
अब हम बात करेंगे कि इतने सारे रीजंस हो गए, गवर्नमेंट के इतने सारे स्टेप्स हो गए, तो इसके बाद हम क्या दे सकते हैं अपने वे फॉरवर्ड पॉइंट के अंदर। सबसे पहले अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि रीडिफाइनिंग द कल्चर इन स्टीम, यानी कि स्टीम के अंदर जो कल्चर है ना उस चीज को हम रीडिफाइन करें, एक बार फिर से उसे देखें, ओवरलुक करें और जहां जहां पर भी चेंजेस की जरूरत है उसे हम चेंज करें। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो नीड फॉर मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सीटें जो है ना वो वुमेन के लिए फिक्स कर सकते हैं कि इतनी सीटों पर जो वुमेन है ना वो आएंगी ही आएंगी। तो इससे क्या होगा कि नेसेसरी हो जाएगा कि इतने वुमेन का दाखिला कराना है, इतने वुमेन को पढ़ाना है। तो होगा क्या, इससे ये होगा कि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है ना वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो हमारा ऐसा बोल सकते हैं ना कि वुमेन जो है वो काम करना चाहती है, वो अपना वर्कलोड मैनेज करना चाहती है घर के कामों के साथ, तो वो क्या कर सकती है, वर्क फ्रॉम होम यानी कि रिमोट वर्क भी कर सकती है। अगर इस तरीके की आप सुविधा देते हैं तो भी क्या होगा कि जो हमारी वुमेन है ना वो भी क्या होगी, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टर्म के अंदर जाएगी और कहीं ना कहीं इसके अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो और बढ़ जाएगी। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट इन द वुमेन ओनली इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो हमारे वुमेन के लिए जो स्पेशल कॉलेजेस होते हैं ना, जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत और इन्वेस्टमेंट करी जाए। अगर आपने भी पढ़ा होगा, आपके जो अगर वुमेन्स कॉलेज हुए होंगे आसपास, तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो वुमेन्स कॉलेज बेसिकली होते हैं ना वो आर्ट साइड के ज्यादातर होते हैं। तो उनके अंदर क्या करी जाए ना, जो साइंस सब्जेक्ट है उनको लाया जाए, इसके लिए थोड़ी बहुत वहां पर इन्वेस्टमेंट करी जाए, वहां पर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लाया जाए जो कि उन्हें दिखाया जाए और हो सकता है उससे वो प्रभावित हो और आगे चल के वो अपना करियर जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर परस्यू करना चाहे। और इसके वजह से होगा क्या, क्योंकि आपको पता है जिज्ञासा ही विज्ञान की जननी है, तो जितना ज्यादा उनको जिज्ञासा होगी, जितना ज्यादा उन्हें सीखने की एक तरीके से बोल सकते हो क्यूरियोसिटी होगी ना, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इसके अंदर अपने अपने करियर को वो देखेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारी जो तीसरी वे फॉरवर्ड पॉइंट हो सकती है, जो कि हमारा सजेशन पॉइंट हो सकता है, वो ये हो सकता है कि पैड इंटर्नशिप। देखो पैड इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो कोई वुमेन जो है वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही है या फिर उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए सरकार क्या करे ना, उसको हेल्प करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैमिली में जो क्राइसिस होते हैं ना मनी के, तो इसके वजह से क्या लोग सोचते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है ना उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, उनके प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वो अपने किसी एक लड़के को अगर नाम लिखा दिया पढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी जो फैमिली है तो मस्कुलिन कल्चर वाली फैमिली में बेसिकली जो मेल चाइल्ड होता है उसको ये साइंस सब्जेक्ट दिला दिया जाता है ताकि वो पढ़ेगा, और जो हमारी फीमेल होती है उसको किसी बोल सकते हो कि ऐसे सब्जेक्ट के अंदर डाल दिया जाता है जिसके अंदर कम खर्च लगे। तो सरकार क्या कर सकती है, जो फीमेल है जो महिलाएं हैं उनको क्या कर सकती है, ऐसे गर्ल साइंस स्टूडेंट जिनके पास पैसे नहीं है उनको पेड इंटर्नशिप दे सकती है प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए। इससे होगा क्या कि बर्डन कम पड़ेगा फैमिली के ऊपर, और इसके अंदर यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली जो हमारी वुमेन है उनकी रिप्रेजेंटेशन और भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे हमारे वे फॉरवर्ड पॉइंट होते हैं। अगर आप इन्हें लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऐसे आप इस पर लिख सकते हैं इन सारे ही चीजों को मिला करके। मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो जानबूझ के छोड़ दी है क्योंकि मुझे इस वीडियो की लेंथ को ज्यादा बढ़ाना नहीं था। बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या जो मैंने चीजें छोड़ी वो आपको समझ में नहीं आई, तो फिर से मैं उसे कभी ना कभी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो हर बार मतलब बोल सकते हो कि एक दो महीने के अंदर एडिटोरियल के अंदर ये आता ही रहता है। तो इस चीज को हम डिस्कस किया, बताइएगा आपको कैसा लगा, कैसा हमारा सेशन था। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर किसी नए सेशन में। तब तक के लिए जो भी आपके सजेशन है, जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपके कमेंट है, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।